हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपका एडिटोरिया टेस्ट सीरीज के थ्रू होगा। इसमें जो हो जाएगा आपका फर्स्ट 20 क्वेश्चन जो है आपका करंट अफेयर क्वेश्चन है। करंट अफेयर क्वेश्चन में हम रैंडमली चलते रहेंगे और जैसे ही आपका अदर क्वेश्चन सेक्शन आएगा उसमें हम जो है ऑप्शन वाइज उसको कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा अपना कि वरुण 2025 के 23वें संस्करण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। तो देखिए, वरुण अभ्यास जो होता है आपका फ्रांस के बीच में होता है। तो देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भारत और जर्मनी, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। भारत और रसिया, ये भी नहीं होगा। भारत और फ्रांस, तो ये भी ए जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 2 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से सुगम्या यात्रा का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो सुगम्या यात्रा का आयोजन जो हो जाएगा आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऑनलाइन डाटाबेस आधारित नया क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल के संदर्भ में निम्न कथनों पे विचार कीजिए। तो देखते हैं कि यह मॉडल जो हो जाएगा आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के लिए है। ये जो हो जाएगा यह मॉडल जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के लिए है। ये नहीं होगा। केंद्रीय बजट 2023-24 में इसकी घोषणा किया गया है। सॉरी, इसके 23-24 नहीं, इसका 24 और 25 में घोषणा किया गया है। तो ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। तो कुछ चुनना क्या है वो है इसमें कि निम्नलिखित नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर कथन उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 जो है आपका सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास योजना में कौन से घटक शामिल नहीं है। अब आते हैं हम कि इसमें कि पीएम विकास योजना में जो है आपका कौन सा घटक शामिल नहीं है। तो शिक्षा सहायता घटक आपका शामिल है, महिला मातृत्व और उद्यमिता भी शामिल है, सांस्कृतिक उन्नत घटक ये भी जो है आपका शामिल है, और कौशल शिक्षा एवं प्रशिक्षण ये जो हो जाएगा आपका शामिल नहीं है। इसमें आंसर जो हो जाएगा आपका शिक्षा सहायता घटक शामिल है, महिला नेतृत्व और उद्यमिता घटक शामिल है, संस्कृति उन्नयन घटक नहीं है, और कौशल शिक्षा प्रशिक्षण घटक जो है आपका शामिल है। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा आपका केवल 3 जो है इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निक्षय मित्र पहल, क्वेश्चन है आपका कि निक्षय मित्र पहल और निक्षय पोर्टल का संबंध जो है किसके उन्मूलन से संबंधित है। तो देखिए, क्षय किसे, ट्यूबरकुलोसिस रोग टीबी के बारे में बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भारत का प्रतिनिधित्व जो थे कौन किए थे, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया किए थे, प्रधानमंत्री नहीं किए थे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आगे देखते हैं। कथन चुनिए। और इस समारोह के दौरान पेवेलियन का उद्घाटन किया गया था। तो ये जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। इसका आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में किया गया है, ये भी सही हो जाएगा। तो देखेंगे कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी न करके ज्योतिरादित्य सिंधिया किए थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कि डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किस बैंक ने जीता है। तो डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार के 2025 के बारे में पूछा गया है। तो इसका एक्सिस बैंक नहीं होगा, HDFC हटाइए, SBI हटाइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका RBI के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है क्या कि बजट 2025 में घोषित परमाणु ऊर्जा मिशन में 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा की तैनाती की परिकल्पना किया गया है, जो 2070 तक नेट जीरो के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा कथन सही है। इस मिशन के अंतर्गत वर्ष 2033 तक SMR की तैनाती के लिए बजट 2025 में 20,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित किया गया है। तो कथन नंबर 2 भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 नहीं, केवल 1 नहीं, 1 और 2 दोनों सही है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि
परियोजना परी का संबंध किस मंत्रालय से है? तो देखिए परियोजना परी का संबंध जो हो जाएगा आपका संस्कृति मंत्रालय से है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुने। तो देखते हैं कि विश्व क्षय रोग दिवस हर साल जो है आपका 24 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस वर्ष की थीम जो है हाँ हम टीबी को ख़त्म करेंगे, तो ये भी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। भारत में 1982 से विश्व क्षय दिवस मनाया जा रहा है, ये भी सही हो जाएगा। तो उपयुक्त में से सभी जो है आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन से किसे सम्मानित किया गया है? तो कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मॉरिशस के द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत द्वारा आरंभ ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध किससे है? तो जब थाईलैंड में जो है भयंकर भूकंप आया था, तो वहाँ पे जो है आपका म्यांमार में आए भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए किया गया था। वहाँ से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा। अगला देखेंगे कि हाल ही में किस राष्ट्रीय पार्क को 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ में है। और बंधवगढ़ कहाँ में है? बंधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पंच पोसिल, सतपुड़ा, वन विहार, कुनो, ये सभी जो है आपका मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 नंबर कि निम्नलिखित में से पर्यावरण 2025 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, अगर हम इसका आंसर की बात करते हैं तो पर्यावरण 2025 पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो न्यू दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में अखबारों में चर्चा में रहा समर्थ नामक प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो देखते हैं समर्थ नामक प्रोग्राम किससे है। तो शिक्षा के लिए हर हाल में बच्चों के न्यूनतम शिक्षा को हासिल करना, ये क्या है? शिक्षा के लिए हर हाल में बच्चों को न्यूनतम शिक्षा हासिल करना, ये नहीं होगा। दूर संचार और आईसीटी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी जो हो जाएगा आपका समर्थ, इसी से रिलेटेड है। स्वास्थ्य क्षेत्र में रोबोटिक्स, इसको हटा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 कि वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा हो? वरिष्ठ नागरिक के लिए आयोग बनाने के वाला पहला राज्य कौन सा हो गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने अंतरिक्ष के लिए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन से विकसित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका विक्रम 3201 और कल्पना 3201 जो है आपका इसरो के द्वारा जो है आपका एक सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने अंतरिक्ष के लिए पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित सही कथनों को चुनिए। तो देखते हैं कि भारत ने 2028 तक टीबी खत्म करने का लक्ष्य रखा है। तो देखिए भारत 2028 तक नहीं 2025 तक ही रहा है, टीबी खत्म करने का लक्ष्य रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2030 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका केवल 2 जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 है कि मिशन 60 अभियान किससे संबंधित है? तो मिशन 60 जो हो जाएगा आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित है। महिला शक्ति अभियान किससे संबंधित है? तो इसका महिला शक्ति अभियान आपका बिहार पुलिस से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मिशन दक्ष अभियान किससे संबंधित है? तो शिक्षा विभाग से है, इसका 2 हो जाएगा। मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? तो 4 हो जाएगा। 1 3 2 4 देखिए किस ऑप्शन में है? 1 3 2 4 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा आंसर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किन चोटियों का उनके राज्यों के साथ मिलान सही है? तो देखते हैं डोडा बेटा कहाँ में है? तो आपका तमिलनाडु में है, ये सही हो जाएगा। नंदा देवी कहाँ में है? तो नंदा देवी आपका उत्तराखंड में सही है। अनाई मुडी यहाँ पे दिया गया है जो कि कर्नाटक न होगा।
काट दीजिए। और सारामती चोटी कहाँ में है, तो नागालैंड में है, ये भी सही हो जाएगा। देखिए देखिए ये अनाईमुडी जो है यह भारतीय राज्य केरल में स्थित एक पर्वत है। अनाईमुडी कहाँ में है, तो कर्नाटक में न होकर के केरल में है। यह पश्चिमी घाट और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुडी का अर्थ होता है मलयालम और तमिल में एलिफेंट पिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 जो हो जाएगा आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 21 नंबर है कि आपका कोल डैम परियोजना किस नदी पे है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि कोल डैम परियोजना जो हो जाएगा आपका सतलज नदी पे है। और इसमें हम देखेंगे एक जो होता है आपका कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बरमाना के पास बनाई गई है। कौन सा डैम, तो कोल डैम कहाँ में है, तो सतलज नदी पे है, हिमाचल प्रदेश में है। एक जो है आपका भाखड़ा नागल परियोजना जो कि सतलज नदी पे है। हीरा कुंड परियोजना महानदी पे है। थीन बांध परियोजना आपका रावी नदी पे है। टिहरी बांध परियोजना जो है आपका भिलंगना नदी पे है। नाप्ता झागरी परियोजना सतलज नदी पे। पंचम पाद परियोजना आपका गोदावरी नदी। अलमाटी बांध परियोजना आपका कृष्णा नदी। मैटूर परियोजना आपका कावेरी नदी होता है। श्री सैलम परियोजना आपका कृष्णा नदी पे होता है। और इडुक्की परियोजना आपका पेरियार केरला में है, पेरियार नदी पे होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका असत्य है, सत्य है। तो देखते हैं कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजल्स डेल सेल्वा है। तो देखिए ये जो हो जाएगा आपका सही है, ये जो है आपका सही है। और विश्व का सबसे ऊंचे में से एक ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है, ये भी सही हो जाएगा। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांगुआ है, ये भी जो हो जाएगा आपका सही है, जो कि आपका एकांगुआ अर्जेंटीना में है। और कोटोपैक्सी जो है आपका कहाँ में है, तो इक्वेडोर में है। और आपको बता दें कि इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी जो है आपका सही है। एकांगुआ कहाँ में है आपको, तो एकांगुआ आपको देखने को मिलेगा अर्जेंटीना में। कोटोपैक्सी कहाँ में है, तो कोटोपैक्सी आपका इक्वेडोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर कि भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, देखिए मूंगफली फसल, तिल फसल और बाजरा फसल। और क्या बोला गया है कि उपयुक्त में से कौन सी प्रमुखता जो है वर्षा आधारित फसल है। तो देखिए मूंगफली फसल भी जो है एक प्रकार का खरीफ फसल है। ये सभी जो है आपका खरीफ फसल है। और खरीफ फसल में आने वाले जितने पौधे हैं वे सभी जो है वर्षा पे निर्भर होते हैं। तो खरीफ हो गया, तिल भी जो है आपका खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, बाजरा भी आता है। तो 1, 2, 3 तीनों जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। तो महानदी के सहायक नदी, तो महानदी के सहायक नदी मांड है या नहीं है। तो देखिए महानदी के सहायक नदी मांड हो जाएगा। गोदावरी नदी के सहायक नदी मूसी नहीं होता है। कावेरी की हेमावती है, सही है। कृष्णा के माल प्रवाह है, जो सही है। अब आगे देखेंगे कि गोदावरी नदी के सहायक नदी कौन सी है। तो देखिए मूसी गोदावरी के सहायक नदी है, नहीं है। मूसी नदी जो है आपका कृष्णा नदी की सहायक नदी है। आगे देखेंगे कि गोदावरी गंगा नदी के बाद भारत की दूसरे सबसे लंबी नदी है और भारत के तीसरे सबसे बड़े बेसिन में बहती है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 10% है। इसका स्रोत जो है आपका त्रावणबलेश्वर है, उसके बाद नासिक महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं कि गोदावरी नदी के प्रमुख सहायक नदियाँ बाएं की ओर से सहायक नदियाँ के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें आपका पूर्णा नदी है गोदावरी के सहायक नदी, प्राणहित नदी, इंद्रावती नदी, सबरी नदी, ये सभी जो है आपका बाएं की तरफ से आती नदी है, जो बेसिन के कुल जलग्रहण के क्षेत्र का लगभग 59.7% कवर करती है। वही अगर बात करते हैं कि दाहिनी ओर से सहायक नदियां, तो परमार हो जाएगा, मंजीरा हो जाएगा, मनेर मिलकर हो जाएगा। ये सभी जो है आपका 60.1% का योगदान देती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैस्पियन सागर का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में हुआ है, किस देश में है। तो देखिए कैस्पियन सागर का विस्तार जो है आपका रसिया में देखने को मिलता है, रसिया में है। रसिया के बाद जो है आपका ईरान में है, ईरान के बाद अजरबैजान हो जाएगा, कजाकिस्तान हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। ये सभी जगह जो है आपका ये सभी जगह जो है आपका कैस्पियन सागर का विस्तार है। कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है, जिसे प्रायः विश्व के सबसे बड़ी झील या
पूर्ण समुद्र के रूप में वर्णित किया गया है। इसकी सीमा वाले देश कौन कौन से हैं? तो रसिया हो जाएगा, उसके बाद आपका ईरान हो जाएगा, उसके बाद जो है आपका अजरबैजान हो जाएगा, उसके बाद जो है आपका कजाकिस्तान, जो कि इसमें नहीं दिया गया है, एक जो है आपका तुर्कमेनिस्तान होता है। तो 1 3 4, 1 3 तुर्कमेनिस्तान दिया गया है, 1 3 5 4, 1 3 5 4, हाँ ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 66 कि भारत के बंदरगाह का सही क्रम उत्तर से दक्षिण दिशा में देना है। तो देखिए उत्तर से दक्षिण दिशा में, तो सबसे पहले आपका जो हो जाएगा कांडला बंदरगाह आता है, कांडला बंदरगाह के बाद आपका हल्दिया आ जाएगा, हल्दिया के बाद जो है आपका पारादीप, कांडला हो गया, हल्दिया आ गया, हल्दिया के बाद जो हो जाएगा आपका कोची बंदरगाह आ जाएगा, और कोची बंदरगाह के बाद जो हो जाएगा आपका पारादीप बंदरगाह आ जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 का डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भूपरपट्टी पे कौन सा कथन जो है आपका सत्य है। तो देखते हैं कि भूपरपट्टी के नीचे मेंटल जो होता है आपका 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली होती है, बिल्कुल सही होता है। और पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपरपट्टी कहते हैं, जिसकी मोटाई या गहराई 35 किलोमीटर होता है, ये भी सही होता है। समुद्र तल पर पट्टी की मोटाई जो होता है आपका 5 किलोमीटर होता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य है। तो देखते हैं कि चक्रवात में हवाएं की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की होती है, ये नहीं होगा। चक्रवात में हवाएं की दिशा, इसको भी काट दीजिए। कि चक्रवात में जो होता है निम्न वायु दाब का केंद्र होता है, तो यही जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कि चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो निम्न दाब वाले क्षेत्र में चक्रवात भारी वर्षा के साथ आने वाले तूफान है। चक्रवात का केंद्र शांत क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में दूर हवा की गति धीरे धीरे कम हो जाती है। चक्रवात का बनना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। हवा की गति, हवा की दिशा, तापमान और आर्द्रता जैसे कारक चक्रवात के विकास में योगदान करते हैं। एक चक्रवात के भीतर एक बवंडर बन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि चक्रवात जो होता है चक्रवात निम्न वायुदाब केंद्र के होता है। चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है आपका लैगून झील का उदाहरण नहीं है। तो देखिए लैगून झील का उदाहरण नहीं बोला गया है। कि देखिए पेरियार झील जो होता है यहाँ पे दिया कौन सा गया है। लैगून झील के उदाहरण में देखते हैं आपका कि लैगून झील उदाहरण में भारत के चिल्का झील एक प्रकार का आपका लैगून झील है। लैगून झील जो होता है आपका लैगून आमतौर पर एक तटीय विशेषताएं होता है, जबकि पेरियार झील एक जो है आपका अंतर्देशीय मीठे पानी का निकाय है। देखिए पेरियार झील यहाँ पे जो है आपका एक नदी के थ्रू बना हुआ है, जो कि समुद्र के थ्रू नहीं बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि आपका एक लैगून का उदाहरण नहीं है। लैगून के उदाहरण में आपका वो चिल्का झील हो जाएगा, पुलकित झील हो जाएगा, अष्टमुंडी झील हो जाएगा। ये सभी जो है आपका लैगून झील है। पुलकित झील कहाँ में है? तो आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे मिलता है। चिल्का झील आपका उड़ीसा में हो गया। और जो है यहाँ पे दिया गया है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पेरियार झील हो जाएगा। आगे देखते हैं कि 9 डैश लाइन संबंधित है। तो देखिए 9 डैश लाइन संबंधित किससे है? तो इजराइल और फिलिस्तीन विवाद से नहीं हो जाएगा, अर्मेनिया और अजरबैजान विवाद से नहीं है। तो दक्षिणी चीन सागर से विवाद है आपका 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन आखिर कहता क्या है? तो देखिए इसमें 9 डैश लाइन है कि दक्षिणी चीन सागर एक अत्यधिक रणनीतिक और विवादास्पद समुद्री क्षेत्र है, जिसमें कई देश अतिव्यापी क्षेत्रों का दावा करते हैं। चीन अपने 9 डैश लाइन नीति का हवाला देते हुए दक्षिणी चीन सागर के अधिकांश भाग पर अपना दावा जताता है। एक ऐसी स्थिति जिसकी अंतर्राष्ट्रीय निकाय और पड़ोसी देशों द्वारा व्यापक रूप से आलोचना की जाती है। फिलीपींस जो दक्षिणी चीन सागर के करीब है, जो ने चीन के क्षेत्रीय दावों का विरोध किया है, खास करके स्प्रेटली द्वीप समूह और स्कारबोरो से सोल जैसे क्षेत्र में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि 9 डैश लाइन किससे संबंधित है? तो दक्षिणी चीन सागर विवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पर्वत समीर
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पर्वत मिलान करने वाला है। पर्वत समीर किससे संबंधित है? तो कैटाबेटिक से है, 2 हो जाएगा। चिनूक पवन किससे संबंधित है? तो एस्ट्रो ईस्टर से है, तो इसका 3 हो जाएगा बी का। सिमुम किससे संबंधित है? तो एशियाई और अफ्रीकी मरुस्थल से संबंधित है, तो 4 हो जाएगा। अशिरोक किससे संबंधित है? तो आपका सहारा मरुस्थल से, तो 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस अधिनियम या नीति के अंतर्गत भारत के मैदानी भाग में 33% वन क्षेत्र प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत नहीं है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत नहीं है, तो राष्ट्रीय वन नीति अंतर्गत 1988 के अंतर्गत है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार 33% क्षेत्र मैदानी क्षेत्र में वनों के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय वन नीति जो है आपका 1952 में सिफारिश किया गया कि 1952 में ही इसको जो है आपका राष्ट्रीय वन नीति को सिफारिश किया गया कि देश के कुल भूमि के 33% वन या वृक्षों के अनावरण के लिए अंतर्गत लाया गया है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण स्थिरता और वायुमंडलीय संतुलन सहित पारिस्थितिकी संतुलन के रखरखाव को सुनिश्चित करना, जो सभी जीव रूप मानवजीवी पशु और पौधों के निर्वहन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 33 नंबर कि बारालाचा दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? तो देखिए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को नहीं जोड़ता है, उत्तराखंड और लद्दाख को नहीं जोड़ता है, और पंजाब और हिमाचल प्रदेश को नहीं जोड़ता है। तो बारालाचा दर्रा जो होता है आपका हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि झारखंड के साथ सीमा बनाने वाले बिहार के जिलों में वर्तमान में से कौन कौन से हैं? तो देखिए आपको झारखंड के बता देते हैं कि कौन कौन से जिला जो है आपका झारखंड से बनाता है। तो देखिए रोहतास बनाता है, उसके बाद आपका औरंगाबाद बनाता है, उसके बाद आपका गया हो गया, गया के बाद आपका नवादा भी बनाता है, नवादा हो गया, नवादा के बाद आपका जमुई हो गया, जमुई के बाद आपका बांका हो गया, बांका, भागलपुर और जो हो जाएगा आपका एक कटिहार हो जाएगा। तो देखिए कैमूर बनाता है, नहीं बनाता है, जहानाबाद नहीं बनाता है, रोहतास बनाता है, गया बनाता है और कटिहार बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या समाप्ति की जा सकती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा लोकसभा के साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नहीं होता है, लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित करके इसको भी बिल्कुल काट दीजिए। संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद के पारित विधि के द्वारा ही हम राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के निर्माण या उन्मूलन का अधिकार जो है आपका भारत की संसद के पास दिया गया है। वर्तमान में अभी 6 राज्यों के पास जो है आपका विधान परिषद है, जिसमें आपका यूपी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा और उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये सभी राज्यों में जो है आपका विधान परिषद है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विधान परिषद एज ए राज्यसभा की तरह ही काम करती है, जो कि आपका राज्यसभा है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है। तो देखिए आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या आपका 11 है, मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या भी जो है आपका 11 दिया गया है, गुजरात में जो है राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, बट महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटों की संख्या जो है आपका 19 है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 कि किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो है आपका केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया जाता है और 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतीय विधायिका को अपने बजट को अधिनियमित करने के लिए अधिकृत किया है। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतीय विषयों में 2 भागों में विभाजित किया गया, जिसको हस्तांतरित और आरक्षित कहते हैं। इसको भारत शासन अधिनियम 1919 को
इसको मांटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, जिसमें मांटेंगू की देन माना गया है। इसका प्रमुख प्रावधान आपको निम्नलिखित है, जो आपको हम बताने वाले हैं कि इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में सर्वप्रथम द्वैध शासन को लागू किया गया था। इस अधिनियम द्वारा अब सांप्रदायिकता के आधार पर सिखों को भी शामिल कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था किया गया था। आगे बात करते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया था। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपका लॉर्ड जॉर्ज थे। इस अधिनियम पूर्ण रूप से 1921 में लागू किया गया था और 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में व्यापक पैमाने पर असहयोग आंदोलन भी चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 253 के अंतर्गत आता है कि भारत शासन का अनुच्छेद 253 संसद को राज्य सूची विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। संसद को भारत के क्षेत्र के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कोई भी कानून बनाने की शक्ति देता है। ऐसा शक्ति किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते और सम्मेलन के कार्यान्वयन के लिए दी गई हो। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर कि यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाता है तो क्या होता है? तो अध्यक्ष पद जो होता है रिक्त हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सभी सदस्य स्थानांतरण पद अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं, ये जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाता है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष को अध्यक्ष बना दिया जाता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। जिला पंचायत उपाध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो जब जिला पंचायत का अध्यक्ष को निलंबित कर दिया जाता है, उस कंडीशन में सभी सदस्य जो है आपका स्थानान पत्र अध्यक्ष को सभी सदस्य स्थानान पत्र अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 39 का यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 40 नंबर कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सी शर्त नहीं है? कौन सी शर्त नहीं है यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो देखते हैं। तो देखिए, किसी भी राज्य में लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त हो तो ये सही हो जाएगा। लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों के वैध मतों का 6% हिस्सा पाना होता है, ये भी सही होता है। आगे देखते हैं कि किसी दल को कम से कम 4 राज्यों या राज्य स्तरीय दल के लिए रूप में मान्यता प्राप्त होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। किसी राज्य में लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त हो, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे नहीं होगा, जो कि केवल बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। एक दल को लोकसभा चुनाव या 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 6% हासिल करनी होती है और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती है। इसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दिया जाता है। इसे कम से कम 4 राज्यों में एक राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त होना चाहिए। देश के कुछ 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं, जो कि एक हो जाएगा आपका आप हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा आपका बहुजन समाजवादी पार्टी हो जाएगा, दूसरा जो है आपका बीजेपी है, चौथा सीपीआई है मार्क्सवादी वाला, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, नेशनल पीपुल हो जाएगा, नेशनल पीपुल पार्टी। ये सभी को जो है टोटल 6 पार्टी को जो है आपका राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 41 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये जो है आपका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। देश की एकता की रक्षा करना बिल्कुल सही हो जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना ये मौलिक कर्तव्य है। संविधान का पालन करना ये भी जो है आपका मौलिक कर्तव्य है, बट धर्मनिरपेक्षता का पालन करना एक जो है आपका फंडामेंटल राइट है। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है आपका 51A में किया गया है और मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ गया है? तो रसिया के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। भारतीय संविधान में कुल मिलाकर के मौलिक कर्तव्य जो है आपका 11 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 42 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक संवैधानिक संस्था है? संवैधानिक संस्था पूछा गया है, तो देखिए निर्वाचन आयोग जो है आपका एक संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये भी जो है आपका संवैधानिक संस्था है, बट जो है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका
इसका आंसर जो हो जाएगा 1 और 2 जो हो जाएगा आपका सही है, तो केवल 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए में जो है बिल्कुल राइट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कितने भारतीय राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हो गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि 2 भारतीय राष्ट्रपति को जो है आपका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया है। पहला जो है आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे और दूसरा जो है आपका फ़र्रुखुद्दीन अली अहमद जो है आपका, इनको जो है ये भी जो है आपका कार्यकाल के दौरान इनको निधन हुआ है। भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे थे कौन? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे थे और फ़र्रुखुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति रहे थे और ये दोनों का मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। तो एक क्वेश्चन और यहाँ से राइज होता है कि जब अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे दे या मृत्यु हो जाता है तो उनके स्थान पे कौन कार्य करते हैं? तो उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं एज ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 कि निम्नलिखित में से कला अनुक्रम पहचान करना है। तो देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मुकदमा कब से है? तो आपका 1973 में हुआ था। आगे देखेंगे कि निर्वर्षा मिल लिमिटेड और अन्य बनाम भारत की केंद्र सरकार का मुकदमा कब है? तो आपका 1980 है। आगे देखते हैं कि गोलकनाथ और अन्य बनाम पंजाब का मुकदमा कब से है? तो 1967 से है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि मेनका गांधी बनाम भारत की केंद्र सरकार का मुकदमा कब से है? तो आपका 1978 से है। तो इसको जो है कला अनुक्रम जो है आपका व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका कौन सा? तो 3 नंबर के बाद आ जाएगा आपका कौन सा? 3 नंबर के बाद आ जाएगा आपका 1 नंबर, 1 के बाद आ जाएगा यहाँ पे 1 के बाद आ जाएगा आपका 4 नंबर, उसके बाद जो हो जाएगा 2 नंबर, 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर सी में जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 45 नंबर, जो कि आपका हिंदी से है। हम इसको बताते चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो प्रेम शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है आपका घृणा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वेद जोड़ उक्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? तो देखिए आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किनको माना जाता है? तो हेनरी डेरोजियो को माना जाता है कि हेनरी लुइस विलियम डेरोजियो का जन्म जो है आपका 1809 में हुआ था। वे पुर्तगाली, भारतीय और अंग्रेजी मूल के होने के बावजूद स्वयं को भारतीय मानते थे और आधुनिक कविता के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था और उन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रीय कवि माना गया है। तो ऑप्शन नंबर ये सी जो हो जाएगा आपका हेनरी डेरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 48 नंबर के सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 का देखेंगे तो 49 का आपको पूछा गया कौन सा? तो सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस द फैंस इन्वेंटेड द फैंस इन्वाइटेड द क्रिकेटर। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 49 का बी हो जाएगा कि द क्रिकेटर वाज इन्वाइटेड बाय द फैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 जो है आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको स्किप कीजिए। क्वेश्चन नंबर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे। 51 भी जो है आपका मैथमेटिक्स है, इसको भी स्किप करेंगे। 52 भी जो है आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी स्किप कीजिए। आगे देखते हैं क्योंकि आप लोग इसको बना लीजिएगा, हम सिर्फ जीके और जीएस को कवर करेंगे यहाँ पे। 53 को भी स्किप करते हैं। 54 जो है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब आते हैं हम 55 नंबर क्वेश्चन पे। ये 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि गौतम बलश्री का संबंध किस अभिलेख से है? तो गौतम बलश्री का संबंध जो हो जाएगा आपका नासिक अभिलेख से हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है एक हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो खारवेल से संबंधित है। एक दिया गया है मंदसौरा अभिलेख जो कि आपका कुमारगुप्त से संबंधित है, कुमारगुप्त प्रथम से है। एक जो है आपका एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा आपका अगला क्वेश्चन नंबर 56 कि बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 भागों हीनयान या महायान में विभाजित किया गया था। तो ये द्वितीय बौद्ध संगति में नहीं, ये जो होता आपका चौथी बौद्ध संगति में विभाजित की गई थी। आगे देखेंगे कि बौद्ध धर्म में के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधित्व से संबंधित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श है
आदर्श आहर्ता पद से संबंधित है, ये भी सही हो जाएगा। नामंगलिया बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ये भी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो 2, 3, 4 जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए चौथी बौद्ध संगीति के दौरान जो है आपका बुद्ध धर्म को हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजित किया गया था, और 72वीं ईस्वी में कनिष्क के संरक्षण में संगीति के बैठक कश्मीर के कुंडलग्राम में किया गया था। हीनयान बौद्ध को मूल उपदेशों का पालन करता है और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है, जबकि महायान शाखा वाला जो है बुद्ध की स्वर्गीयता और मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। और जो बोध गया के मंदिर जो है महायान शाखा के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है मूर्ति पूजा करता है, और हीनयान वाला जो है मूर्ति पूजा का विरोध करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 कि देखिए ऋग वैदिक काल में राज्य व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो देखिए विचार करना है इसमें कि देखिए उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए राजा का पद जो है आपका वंशागुणित हो गया था, तो बे जो हो जाएगा। देखिए ऋग वैदिक काल ये सभी काल में जो है आपका कि राजा का पद जो है अब वंशागुणित ही चलेगा। सभा और समिति की राजनीतिक संस्थाएं थी, ये भी सही हो जाएगा। और महिलाओं को सभा एवं समिति में भाग लेने का अधिकार था। देखिए अगर ऋग वैदिक काल में इस तरह की बात आती है, तो इसमें जो था आपकी कि महिलाओं को सभा एवं समिति में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा केवल डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 58 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान जो है नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया था। तो देखिए उलेमा लोगों ने इनका विरोध किया था, और जो है आपका इन्होंने जो है नया धर्म चलाना चालू किया था। तो देखिए इल्तुतमिश होगा, इल्तुतमिश नया धर्म की बात नहीं किया था, बलबन किया था, बट इन्होंने चलाया नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक में नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। कि देखिए 1296 से 1316 तक दिल्ली के सुल्तान रहे अलाउद्दीन खिलजी अपने प्रशासनिक सुधारों और सैन्य अभियानों के लिए जाने जाते थे। वे एक मजबूत केंद्रीकृत राज्य में विश्वास करते थे, और उन्होंने ऐसी नीति लगाई जिससे कुलीन और धार्मिक वर्ग की शक्ति कम हो गया था। उन्होंने धर्म को राज्य की राजनीति से अलग कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि अपने साम्राज्य की स्थिरता और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। आगे देखते हैं कि उन्होंने कीमतों को नियंत्रण करने और राजस्व प्रणाली में सुधार करने के लिए आर्थिक सुधार भी लागू किए, जो धार्मिक दिशा निर्देश पर नहीं है बल्कि व्यवहारिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा 59 नंबर कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना हुई थी। तो इसको देखिए हंटर आयोग का गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के हंटर कमीशन का नियुक्त किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में भयानक नरसंहार के बाद भारत सरकार के विधान परिषद में वहां हुई घटना की जांच के लिए आपका हंटर आयोग का गठन किया गया था। और 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने विकार जांच समिति के इसका नाम याद रखिएगा, बेकार नहीं, विकार जांच समिति का गठन किया था। समिति को आमतौर पर अध्यक्ष विलियम हंटर के नाम पर हंटर आयोग के रूप में जाना जाता है। इसमें भारतीय सदस्य भी थे। इसका जो है आपका मार्च 1920 में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में समिति के सर्व समिति से डायर के कार्यों को निंदा किया था, और हंटर समिति ने जनरल डायर के खिलाफ कोई दंड या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की थी, जिसकी वजह से जो है आपका 1940 में सरदार उधम सिंह ने जो है जनरल डायर को मार दिया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 बोला गया है कि किस अधिवेशन में पहली बार भारतीय दिया गया है कि किस अधिवेशन में पहली बार भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो देखिए इसमें 42वां नहीं 45 हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए। ये जो था आपका 41वां अधिवेशन था, जो कि आपका 1925 में किए थे। 1925 कानपुर में किए थे, और किनके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। इसका आंसर 40वां दिया गया है, जो गलत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 41 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न घटनाओं पे विचार कीजिए और इसका घटनाओं का सही क्रम बताएं। तो देखिए क्रिप्स मिशन कब आया था भारत।
देखिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो क्रिप्स मिशन की बात करते हैं तो आपका 1942 में आया था। अगस्त 1940 हुआ था। बेबेल योजना कब हुआ था, तो बेबेल योजना जो था आपका 1945 था। और नेहरू रुपेट जो था आपका 1928 था। तो देखिए कौन हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 3। 3 के बाद जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 कि निम्नलिखित में से कालानुक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में बताएं। तो ठीक है, चंपारण आंदोलन कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो 1922 से लेकर के 1922 से चला था। 1922 से लेकर के इसका चला था कब तक, 1921 से 1922 तक चला था। 1921 से 1922 तक। जालियांवाला बाग 1919 था। और चौरी चौरा कब था, तो चौरी चौरा कांड जो हो जाएगा आपका चौरी चौरा जो था आपका कि 4 फरवरी 1922 था। 4 फरवरी 1922 था, 22 था। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, चंपारण आंदोलन आ जाएगा। चंपारण आंदोलन के बाद आप इसको लीजिए कौन सा, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड लीजिए 1919 ईस्वी। उसके बाद लीजिए आप मोपला विद्रोह, उसके बाद लीजिए आप चौरी चौरा कांड। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा देता है, तो इसका आंसर जो देता है आपका ऑप्शन नंबर बी देता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा जो है आपका बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया गया था 1347 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए मुंडा विद्रोह हुआ कब था, क्वेश्चन है यहाँ पे कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था। मुंडा विद्रोह आपका 1899 से 1900 लीजिए इसको मुंडा विद्रोह को। मोपला 1921 से 1922 लीजिए। संथाल विद्रोह जो था आपका 1855 था। दक्कन विद्रोह कब था, तो दक्कन विद्रोह जो था आपका 1875 था। तो देखिए सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, संथाल विद्रोह आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 के बाद जो हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा। 4 के बाद 1 आ जाएगा, उसके बाद जो हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर ए में जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर एक हल संबंधित टेराकिया की खोज किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका टेराकिया की खोज कहाँ में आपको देखने को मिला था, तो बनवाली में देखने को मिला था। बनवाली इसका आंसर हो जाएगा कि बनवाली हरियाणा के फतेहपुर जिला में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। बनवाली शहर सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, जहाँ तट स्थित था। स्थल की खुदाई पुरातात्विकवेद आर.एस. बिष्ट ने किए थे। बनवाली स्थल पर प्राप्त प्रमुख वस्तुओं की सूची जो कि मनका था, जौ के दाने की सबसे बड़ी संख्या थी, अंडाकार आकार की बस्ती थी और हल का टेराकोटा मॉडल था। टेराकोटा मॉडल बोले तो कि एक मिट्टी का बना हुआ हल था। आगे देखते हैं जो मिलान करने के लिए दिया गया है कि शेख निजामुद्दीन औलिया किस संप्रदाय से संबंधित है। तो देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे आपका चिश्ती संप्रदाय से, तो 1 का 3 हो जाएगा। बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे, तो सुहबर्दिया से थे, 2 हो जाएगा। मियाँ मीर किस संप्रदाय से थे, तो कादिर संप्रदाय से थे। और अहमद सरहिंद किससे थे, तो नक्शबंदी। तो 3 2 1 4 देखिए किस में है, 3 2 1 4, 3 2 1 4 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 67 नंबर कि गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि वे जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। बिल्कुल सही हो जाएगा। सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किए थे, ये भी सही हो जाएगा। और भारत में सबसे पहले कहाँ में किए थे, तो चंपारण में किए थे। तीसरा जो हो जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुआ था, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इनमें से जो हो जाएगा 1 2 3 तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, तो आचार्य नरेंद्र देव को माना जाता है, या श्री कृष्ण सिंह को माना जाता है, या ऑप्शन नंबर सी कुमार कलिका प्रसाद सिन्हा को बोला जाता है, या उनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक बिहार के निर्माता जो हो जाएंगे आचार्य नरेंद्र देव हो जाएंगे। यह जो है आपका
सॉरी, आधुनिक बिहार के निर्माता आपका आचार्य देव नहीं हो जाएंगे, श्री कृष्ण भी नहीं है, श्री कुमार कलिका नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन है? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है आपका, सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। यह एक प्रसिद्ध वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य भी रह चुके हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन कौन से राज्य शामिल नहीं था। क्वेश्चन पूछा गया है कि धुरी राष्ट्र में कौन सा राज्य शामिल नहीं था। तो देखिए, सोवियत संघ जो था आपका मित्र राष्ट्र में था, जापान जो था धुरी राष्ट्र में था, जर्मनी जो था आपका धुरी राष्ट्र में था। तो देखिए, मित्र राष्ट्र में शामिल होने वाले कौन कौन से थे। तो देखिए, मित्र राष्ट्र में आपका फ्रांस हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम था, संयुक्त राज्य अमेरिका था, सोवियत संघ था, और ये सभी जो था आपका मित्र राष्ट्र में था। वही अगर धुरी राष्ट्र की बात करते हैं तो आपका जर्मनी, इटली, जापान के नेतृत्व में एक संगठन बनाया गया था जिसको धुरी राष्ट्र बोलते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका केवल 3, सोवियत संघ जिसको हम रसिया बोलते हैं वो धुरी राष्ट्र में न होकर के मित्र राष्ट्र में था। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो देखते हैं पोटेशियम नाइट्रेट का यूज कहाँ किया जाता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट का यूज जो है आपका बारूद बनाने में किया जाता है। तो ये का 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं देखते हैं कि ये का 3 हो जाएगा। पेनिसिलिन का काम क्या है। तो प्रतिजैविक के लिए 4 हो जाएगा। यूरिया का काम क्या है। उर्वरक के लिए। मैलाथियासिन क्या है। तो इसको कीटनाशक बोलते हैं। तो 3, 4, 1, 2 देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट को हम क्या बोलते हैं, बारूद के रूप में इसका यूज किया जाता है, जिसे हम सॉल्ट पीटर भी कहते हैं। पेनिसिलिन का यूज किया जाता है आपका प्रतिजैविक के लिए, जिसका उपयोग जो हो जाएगा आपका जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। यूरिया का उपयोग हम उर्वरक में करते हैं। एक जो है यहाँ पे कि मैलाथियासिन जो है आपका एक आर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशी है, जिसका उपयोग मच्छरों एवं अन्य कीटों के नियंत्रण करने के लिए छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 71 नंबर कि केंद्रिका में क्या पाया जाता है। तो देखिए, केंद्रिका में जो है आपका प्रोटीन भी पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है और डीएनए पाया जाता है, बट कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। तो 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 72 नंबर कि यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि पित्त के लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। देखिए, एक गलत हो जाएगा। पित्त वसाओं के पासीकरण में सहायक होता है, बिल्कुल सही होगा। पित्त आमाशय से आने वाले खाद्य पदार्थों के पीएच को उदासीन करता है, क्योंकि देखिए क्षारीय प्रकृति के होता है, जिसकी वजह से जो अपेट में HCl होता है तो पीएच को क्या कर देता है, तो न्यूट्रल कर देता है। और पित्त खाद्य के पीएच के क्षारीय बनाता है एवं अग्नाशयीय एंजाइमों की क्रिया को प्रेरित करता है। तो ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि पित्त में लिपिड के पाचन के लिए एंजाइम होता है, जो बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे ए जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण का आधारित था, वे लक्षण कौन कौन से हैं जिसमें जो है 5 जगत वर्गीकरण किया गया था। तो देखते हैं इसमें कोशिका भित्ति था आपका, केंद्रक झिल्ली था और पोषण की विधि था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर कि निम्न में से कौन सा जो है बल जो है आपका अकेंद्रीय और असंरक्षी बल है। देखिए, अकेंद्रीय और असंरक्षी बल का उदाहरण यहाँ पे घर्षण बल हो जाएगा। विद्युत बल और गुरुत्वीय बल जो होता है संरक्षी और केंद्रीय बल है, क्योंकि इसके द्वारा किया गया कार्य पथ से स्वतंत्र होता है और ये दोनों वस्तु के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। और यांत्रिक बल किसको कहते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस मैकेनिकल एनर्जी के योग को हम क्या बोलते हैं, तो यांत्रिक बल बोलते हैं। सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के योग को हम क्या बोलते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक बल बोलते हैं। आगे देखते हैं पीएच मान के संदर्भ में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, कॉफ़ी का पीएच वैल्यू जो होता है आपका 4.5 से 5 के आसपास होता है। नींबू का पीएच वैल्यू 2.3 बोल दीजिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का 10 होता है। रक्त का 7.4 होता है। तो देखिए, सबसे कम किसका होता है, तो नींबू के रस हो जाएगा। नींबू के रस के बाद आपका रक्त का 7.4 होता है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले किसका हो जाएगा, तो नींबू का रस का हो जाएगा, जो कि आपका 2.5 के आसपास होता है। कॉफ़ी का बात करते हैं तो 4.5 से 5 होता है। रक्त का 7.4 होता है और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो होता है 10 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मिलान करने वाला दिया गया है
कुजनेट क्या करता है, तो कुजनेट जो होता है आपका, कुजनेट जो हो जाएगा आपका उल्टा यू वक्र पर कल्पना होता है, 3 हो जाएगा। नरकस क्या होता है, नरकस यहाँ पे दिया गया है, तो नरकस जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। संतुलन वृद्धि सिद्धांत है। लेबेंस्टीन क्या है, तो लेबेंस्टीन यहाँ पे जो हो जाएगा आपका क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत है, 4 हो जाएगा। सुम्प पीटर जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 कि यदि किसी कारणवश आहार नाल के एपिथेलियन में पैराइटल कोशिकाएं आंशिक रूप से कार्यविहीन हो जाए तो क्या होने की संभावना होती है। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अग्नाशय एंजाइम विशिष्ट ट्रिप्सिन और लाइपेज से ठीक कर नहीं पाएगा, गलत हो जाएगा। अमाशय का पीएच, देखिए गलत नहीं, यही जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा कि अग्नाशय एंजाइम विशेषतः ट्रिप्सिन और लाइपेज ठीक से कार्य नहीं करेगा, ये गलत हो जाएगा। अमाशय का पीएच एकदम नीचे गिर जाता है, तो ये सही हो जाएगा। क्या होने की संभावना है, तो देखिए ये नहीं होगा, ये भी हटाइए। अस्टेपिस से अधिक कार्य करेगा, ये भी हटाइए। प्रोटीन का पेप्सिन द्वारा प्रोटीयोजिन तथा प्रोटीन्स के जल अपघटन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार का प्रदूषक है। तो देखिए ओजोन O3 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड SO2 हो गया। तो ये सभी जो है आपका किस प्रकार का सल्फ्यूरिक एसिड बोला गया है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बोला गया है, मतलब कि H2SO4 बोला गया है, और ये जो है आपका O3 बोला गया। तो ये दोनों जो है आपको क्या बता दें कि ओजोन और सल्फ्यूरिक एसिड एक प्रकार का द्वितीय प्रदूषक है। और देखिए कार्बन CO2 हो गया, SO2 हो गया, ये सभी जो है आपका प्राथमिक प्रदूषण के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि मस्तिष्क की निगरानी के लिए आपका EEG का यूज किया जाता है। इसका भी नाम याद रखिएगा क्योंकि इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 कि स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या हो जाएगा। तो देखिए बॉयल के नियम के अनुसार क्या होता है, P जो होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है 1/v होता है। अब देखते हैं कि P जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/v हो जाएगा। V जो है यहाँ पे आपका वॉल्यूम लीजिए। तो देखिए स्थिर ताप जो टेम्परेचर जो है यहाँ पे कांस्टेंट दिया गया है कि स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर, जब हम आयतन को कम करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम आयतन को कम करेंगे तो प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा 81 नंबर कि एंजाइमों के संदर्भ में, देखिए क्वेश्चन क्या है कि एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो वे जैव उत्प्रेरक होते हैं, बिल्कुल सही होता है। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां से उत्पादित होते हैं, तो ये भी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा कि देखिए एंजाइम जो होते हैं वहीं पर वर्क करते हैं जहाँ से वे उत्पादित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कथन 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है। तो ठीक है कि गति के विषयक नियम किसके द्वारा दिया गया है, तो न्यूटन के द्वारा दिया गया है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम आइंस्टीन के द्वारा नहीं, स्लेन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, तो स्लेन के द्वारा जो है आपका आइंस्टीन परावर्तन के नियम दिया गया है। प्रकाश का व्यक्तीकरण जो है थॉमस यंग के द्वारा दिया गया है, और प्रकाश के तरंग सिद्धांत जो है आपका हाइगेंस के द्वारा दिया गया है। तो देखिए स्नेल का नियम नहीं पढ़ते हैं, तो वही जो है अपवर्तन का नियम है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि राजस्व घाटे से पूंजी परिसंपत्तियों का सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं। राजस्व घाटे से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को अगर हम घटाने पर हमें क्या मिलता है, तो अनुदान को घटाइएगा तो प्रभावी राजस्व घाटा आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसमें आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका संयोजी ऊतक का उदाहरण है। तो देखिए रक्त जो होता है आपका एक कनेक्टिंग टिश्यू संयोजी ऊतक है। अस्थि जो कि एक बोन होता है भी संयोजी ऊतक है, और उपास्थि भी जो है आपका एक संयोजी ऊतक है। तो इसका 1 2 3 तीनों जो हो जाएगा आपका संयोजी ऊतक हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 कि निम्नलिखित में से किसे बृहद मुद्रा M3 में गणना में शामिल नहीं किया जाता है। तो देखिए जनता के पास करेंसी को M3 में शामिल किया जाता है। बैंकिंग प्रणाली
प्रणाली में मांग जमा एवं समावधि को भी शामिल किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा ये भी शामिल किया जाता है, बट डाकघर बचत बैंक में जमा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि आर्द्र वायु में 85 नंबर क्वेश्चन कि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में दाब अधिक होता है। गलत काट दीजिए। शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है कि आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। ध्वनि का वेग माध्यम के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए ध्वनि का वेग जो है माध्यम के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए सबसे पहले शुष्क वायु की तुलना में ध्वनि कम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। कम घनत्व के कारण ध्वनि तरंगे आर्द्र वायु में तेजी से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 87 नंबर कि सीमेंट समांतर किसका मिश्रण होता है। तो सीमेंट समांतर जो होता है आपका कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एक्जुलेट एल्यूमिनेट का जो होता है आपका मिक्सर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। सीमेंट के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाले कच्चे माल का उपयोग में आपका चूना पत्थर का यूज किया जाता है, मिट्टी का यूज किया जाता है, बट इसका जो होता है कि सीमेंट में समांतर कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट मिला होता है। आगे देखते हैं 88 नंबर कि गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है। आखिर क्यों होता है। तो देखिए गैस तापमापी हो गया और एक जो है आपका द्रव तापमापी, तो ये दोनों में ज़्यादा संवेदी क्यों होता है, क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक जो होता है आपका अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि शैवाल और कवक मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं। तो जब शैवाल और कवक मिलने से लाइकेन बनता है जिसको हम सहजीविता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा कि सहजीविता बोला जाता है। शैवाल हरे शैवाल या साइनोबैक्टीरियम में क्लोरोफिल होता है और वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा कवक के लिए भोजन भी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कि गैसों को किस प्रकार द्रव में बदला जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम एक गैस टंकी लेते हैं जो आपके घर में एलपीजी आता है, उसमें जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, बट हम उसको क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। गैस जो होता है आपका एयर फॉर्म में होता है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा दाब को घटाकर, बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन ताप को बढ़ाने पर नहीं होगा। अगर दाब बढ़ा करके, दाब नहीं बढ़ाना है हमें, तो दाब को घटाना है और ताप को भी घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो दाब को बढ़ाकर, देखिए जब आप प्रेशर को बढ़ाते हैं, प्रेशर को बढ़ा दीजिएगा और टेम्परेचर को डाउन कर दीजिएगा तो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। तो दाब को घटा करके और ताप को बढ़ाकर, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 91 नंबर कि पुंकेसर अपने पराग कोषों से और पतियों से किसमें परस्पर मिले होते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, देखिए पुंकेसर जो है अपना पराग कोषों से और पतियों में से किसमें परस्पर मिले होते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कंपोजिटी हो जाएगा। देखिए कंपोजिटी आखिर होता क्या है। तो पुंकेसर अपनी पराग कोषों से परस्पर जुड़े होते हैं जबकि उसकी तंतु मुक्त रहते हैं। यह विशेषता मुख्य रूप से कंपोजिटी, जिसे एस्टेरिस कुल भी कहा जाता है, में पाई जाती है। इस कुल के सदस्यों को पुंकेसर पंखुड़ियाँ से भी जुड़ी होती है। इस स्थिति को एपीपेटलस या एपीफिलस भी कहा जाता है, जहाँ पुंकेसर परिदल पुंज से जुड़े होते हैं। एक यहाँ पे दिया गया है लिलिएसी। लिलिएसी क्या है, तो वो इस कुल में पुंकेसर समांतर मुक्त होते हैं या परिदल पुंज में जुड़े होते हैं। एक जो है आपका यहाँ आपका यूफाविरिएसी, यह इस कुल में पुंकेसर की संख्या और संलयन अलग अलग होता है। एक जो है आपका लेग्यूमिनोसी, जिसको हम इस कुल में पुंकेसर अक्सर द्विसंधि होते हैं, यहाँ तंतु जोड़े होते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ग 7A के सभी तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है उच्च होती है। तो देखिए इसका जो आंसर जो हो जाएगा सही हो जाएगा। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है। तो देखिए फॉलोइंग की नहीं हो जाएगा। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, ये भी सही हो जाएगा। तो 1 और 3 यहाँ पे जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा 92 का डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका 93 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी समितियां जो हैं आपका
निम्नलिखित में से कौन सी समितियां गरीबी से संबंधित है? तो देखिए लक्कड़वाला समिति जो है आपका, देखिए लक्कड़वाला समिति कब आया था? तो 1993 में आया था। 1993 में। तेंदुलकर समिति कब आया था? तो 2005 में आया था। सी रंगनाथन समिति 2012। और नरसिम्हन समिति जो था 1991 था। नरसिम्हन समिति जो आपका बैंकिंग से संबंधित है, तो इसको काट दीजिए। और पूछा गया है कौन सा कि गरीबी से संबंधित कौन से है? तो 1, 3, 2 1, 3, 2 किस में है? तो 1, 3, 2 ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व के पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में की गई है? तो विश्व के पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना आपका नीदरलैंड में किया गया है। और कब किया गया है? नीदरलैंड में इसकी स्थापना जो है आपका 1602 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 1602 ईस्वी में, जब हम लोग उपनिवेश बनना चालू हो गए थे। ध्यान दीजिएगा कि 1600 ईस्वी में जो है आपका 1600 ईस्वी में जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जो था आपका यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है व्यापार करने के लिए आ चुकी थी और हम लोग उपनिवेश बनना चालू हो गए थे। और नीदरलैंड जो था आपका स्टॉक एक्सचेंज बनाना चालू किया गया था तो 1602 ईस्वी में ही। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तितली उद्यान जो हो जाएगा आपका बनरघट्टा में है, जो कि आपका बेंगलुरु में पड़ता है। बनरघट्टा की स्थापना जो है आपका 2006 में खोला गया है। कब खोला गया है? तो 2006 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में परमाणु नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो भारत में परमाणु नीति की घोषणा आपका 2003 में किया गया था। इसकी मसौदा जो कब तैयार किया गया था? इसकी मसौदा तैयार आपका 1999 में किया गया था, लेकिन इसकी घोषणा जो था आपका 2003 में किया गया था। इस नीति के तहत नो फर्स्ट यूज यानी पहले उपयोग नहीं करना, जिसका अर्थ है कि भारत किसी भी देश के खिलाफ परमाणु हमला नहीं करेगा। और 2003 में सीसीएस ने आधिकारिक तौर पर भारत की परमाणु नीति की घोषणा किया गया था। और एक नीति में इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इस नीति के तहत गैर परमाणु राज्यों के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसीलिए लगता है कि पाकिस्तान को साथ में पाकिस्तान भी बना लिया था। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नर्तक जो है कथक कली से संबंधित है? तो देखिए नर्तक पूछा गया है कि कथक कली से कौन संबंधित है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कुंचू कुरूप ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर कि अब तक भारत के कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो टोटल राष्ट्रपतियों की संख्या जो हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, जो कि आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में दिया गया था। जाकिर हुसैन को 1963 में दिया गया है। बीबी गिरी को 1975 में दिया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में दिया गया है। और प्रणब मुखर्जी को 2019 में दिया गया है। तो टोटल अभी तक भारत रत्नों की संख्या कितना है पूर्व राष्ट्रपतियों का? तो 6 लोगों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 99 नंबर कि सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सुब्रतो कप जो होता है आपका फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित कप जो होता है आपका रॉबर्ट्स कप हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से ही संबंधित है। डूरंड कप जो है आपका फुटबॉल से है। आशुतोष मुखर्जी कप हो जाएगा। मडेरका कप भी जो है आपका फुटबॉल से ही संबंधित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सुब्रतो कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। अब देखेंगे इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, ये जो है आपका इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा जो हो जाएगा यहाँ पर आपका यूरो हो जाएगा। हम आपको बार बार बताते रहते हैं कि जब भी जो है आपका कैपिटल करेंसी जो है आपका साथ में याद कीजिए, जो कि जर्मनी के बर्लिन होता है, राजधानी करेंसी जो हो जाएगा इसका यूरो हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पर पीसो किसका हो जाएगा? तो देखिए फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? तो मनीला होता है, करेंसी यहाँ पे पीसो हो जाता है। जापान की राजधानी आपका टोक्यो हो जाएगा, करेंसी येन हो जाता है। अंकारा की राजधानी टर्की की राजधानी आपका अंकारा होता है, करेंसी जो होता है आपका लीरा होता है। और इसी तरह से जो है आपका 100 नंबर क्वेश्चन जो होता है समाप्त होता है। आपका होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपको बता दें जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दिया गया है, आप जाइए और वहाँ से ज्वाइन कीजिए। और देखिए आपका एग्जाम डेट जो है बिहार एसआई के लिए दे दिया गया है, तो आप इसको देखना ना भूलें, एक बार ज़रूर देखिए। एक बार रैंडमली आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते ही हैं। और करंट अफेयर का भी चल रहा है, तो आप उसको देखते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर जो है बिहार एसआई में लगभग 10 से 15 आपको देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम 10 से 15 आपको 10 से 15 के बीच में करंट अफेयर मिलेगा ही मिलेगा। सो आप जो है ज़रूर बने रहे। और इसी तरह से जो हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।